One chapter is system of particles and rotational motion. So today basically we will be talking about system of particles में ये जो particles हैं ये क्या होते हैं और मोशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज अपन जानने वाले हैं. सो द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, दैट इज पार्टिकल होता क्या है. व्हाट डू वी मीन बाय पार्टिकल? तो फिजिक्स के अंदर पार्टिकल को डिफाइन किया हुआ है बाय अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट. पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होता हो, सर्टेन मास है उसके पास, बट उसकी साइज कैसी है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट. तुम साइज कंसिडर कर पड़ेगी, नेग्लिजिबल कंसिडर करनी पड़ेगी. एक गुणवान डेफिनेशन बनती है, एक कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन बनती है, एंड दैट इज नोन एज पार्टिकल. तो पार्टिकल मेरे को डिफाइन करके दे रहा होगा हर्ष. Particle is a point-sized object having a certain mass but negligible size. क्या बात है यार, मतलब बंदे ने स्कोर भी टॉप का किया हुआ है और पूरा कंसंट्रेशन भी लगा रखा है. बहुत बढ़िया, ग्रेट. सो पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होता है. इट हैज सर्टेन मास बट इसकी साइज कैसी होती है, दैट इज नेग्लिजिबल. सो पार्टिकल इज अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट हैविंग सर्टेन मास बट नेग्लिजिबल साइज. अब यार चैप्टर के अंदर तुम्हें पढ़ना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को. तो पार्टिकल तो तुमने समझ लिया है, लेकिन इसका सिस्टम क्या? सो व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टम? केमिस्ट्री के अंदर तुमने सिस्टम और सराउंडिंग सब कुछ पढ़ लिया है, तो कोई मेरे को डिफाइन कर पाएगा ये टर्म सिस्टम बोलते किसको है? व्हाट इज सिस्टम? तो केमिस्ट्री में अगर आपको ध्यान हो तो आपने सिस्टम को डिफाइन किया था एज इंटरेस्टेड एरिया ऑफ स्टडी. जिस एरिया को आप स्टडी करना चाहते हो उसी को आपने क्या बोल दिया हुआ था? सिस्टम बोल दिया था. राइट है ना? और उसको छोड़ करके बाकी जो कुछ भी कहानी थी सबको तुमने सराउंडिंग बोल दिया था. यहां हम सिस्टम को थोड़ा सा डिफरेंट वे में डिफाइन करने वाले हैं. तो सिस्टम क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ many number of particles. So collection of many number of particles जो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर. Okay, sorry. So collection of many number of particles which mutually interact with each other. So particle क्या था? It was the point sized object having certain mass but negligible size. और अगर ऐसे पार्टिकल्स का बहुत सारा कलेक्शन आप कर लेते हो तो उस कलेक्शन को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं. तो बेसिकली हमको इस चैप्टर के अंदर एक पार्ट में स्टडी करना होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में. एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है? इट इज द collection of many number of particles. It is the collection of many number of particles. Okay, clear है क्या सबको? Yes, sir. Good, good. So this is what we call as system of particles. अब अपना जो टारगेट है ना, इस चैप्टर की जान आने वाला है. इस चैप्टर की जान है ये जो टॉपिक अभी मैं चलाने जा रहा हूं. और ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ, विराज मेरे को ये बताएगा. विराज है या विरज है यार? सर विराज.
विराज है। ओके यस, सो मैंने सही गेस किया था। विराज, कौन सा टॉपिक कंडक्ट करने जा रहे हैं अभी हम इसके बाद? सर मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है अभी। ओके कोई बात नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूँ। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर यानी कि जो हमने चैप्टर नंबर 7 किया था, उसके अंदर हम किसी सॉलिड के ऊपर कुछ अमाउंट में फोर्स अप्लाई करते थे। लाइक ये अपने पास एक सॉलिड बॉडी है, इस सॉलिड बॉडी के ऊपर मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और क्या इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये बॉडी डिफॉर्म कर जाती थी? होता था ऐसा कुछ। उसी के बेस पे आपने 2-3 डेफिनेशन बनाई थी। वन वाज स्ट्रेस, सेकंड वाज स्ट्रेन, इन सारी चीजों की डिस्कशन करी थी। इन दोनों के वर्सेस का एक कर्व आपने ड्रॉ किया था, जिसको आपने बोला हुआ था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट था उस चैप्टर का। तो रिजिड बॉडी के अंदर हम एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी हाइपोथेटिकल बॉडी की बात करते हैं जिसमें तुम चाहे जितना फोर्स लगा लो, चाहे जितना धक्का मार दो, चाहे जितना पुश कर दो, चाहे जितना पुल कर लो, इनके जो दो पार्टिकल्स है ना, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। और जब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होगा, तो क्या उनका शेप और साइज बदल पाएगा जैनिल? नो सर। नहीं बदल पाएगा। दैट मीन्स रिजिड बॉडी एक ऐसी हाइपोथेटिकल बॉडी है जिस पर आप वॉट एवर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करो, चाहे जितना फोर्स अप्लाई कर दो, उस फोर्स के एप्लीकेशन के बाद भी उसके शेप और साइज, इन दोनों में कोई चेंज होता नहीं है। There is no change in the shape and size of the body, whatever amount of force you are applying. ऐसी hypothetical body को ही हम क्या बोलते हैं? Rigid body बोलते हैं। तो आज से फिजिक्स के अंदर ऐसी बॉडीज को हम रिजिड बॉडी बोलेंगे जिन पर चाहे जितना तुम फोर्स लगा दो, उनका शेप और साइज बदले नहीं। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर है। चाहे जितना फोर्स लगाओ भाई, वो सर कितना भी एक फोर्स बार तुम अप्लाई रिपीट कर कर दो, दो ना। उसका शेप भी नहीं बदले। सॉरी, Sir, can you repeat the definition of rigid body? श्योर आई कैन। Rigid body is a hypothetical body which does not undergo any deformation in shape or size. कहीं भी उसका शेप और साइज में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है, वॉट एवर अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यू अप्लाई। चाहे जितना भी तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दो, उस बॉडी के शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी बॉडी को आज से हम फिजिक्स में क्या नाम दे रहे हैं? रिजिड बॉडी नाम दे रहे हैं। लेकिन डेफिनेशन में ही मैंने तुमको बताया, दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये भाई कोई वास्तविकता नहीं है, दिस इज नॉट द रियलिटी। ये मूवी का पार्ट ऐसा समझ लो जिसमें सब कुछ लास्ट में अच्छा अच्छा हो जाने वाला है। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? प्रीना एंड प्रीशा, क्या एग्री करते हो? रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? सब लास्ट में हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं? यार कोई ना कोई तो नाक चढ़ा के बैठ ही जाता है, नाराज हो ही जाता है ना? यस, चलो एग्री कर गए दोनों। तो मतलब ये है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने वाली ये जो रिजिड बॉडी है, ये हमारी दुनिया में कोई नहीं है। तुम किसी भी बॉडी पर अगर एक एक्सटेंट से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दो, तो उसका शेप या तो बदल जाता है या तो उसकी साइज बदल जाती है, कुछ ना कुछ तो हो जाता है। बच्चे जो होते हैं, एकदम छोटे से बच्चे जो हैं, उनको अगर मैं ये डेफिनेशन बताऊं तो उनको लग सकता है कि सच में ऐसा कुछ होता है। जैसे सर, मैं आयरन को ऐसे धीमे धीमे पीटता हूं तो सर उसके पार्टिकल्स के डिस्टेंस नहीं बदलते हैं। लेकिन भाई मेरे, तुम जानते हो यार, 11th वाले स्टूडेंट हो, अगर मैं हैमर को पकड़ करके खींच के आयरन के ऊपर धर दूं ना, तो आयरन भी पचक जाएगा, यानी उसका शेप जो है बदल जाएगा। और शेप बदल गया तो क्या मैं उसको रिजिड बॉडी बोल पाऊंगा संतृप्त? No, sir. ये इसने पूरा टाइम टेबल अपने उसमें बना रखा है यार, गजब, मतलब जोरदार। ये क्या क्या है संतृप्त? कैन यू इलैबोरेट दिस? थोड़ा थोड़ा बताओगे?
सर वो टाइम टेबल ही लगा है। अच्छा ऐसा है। तो यार मतलब एडवांस वाला बंदा है सर। सर ऐसे कैसे आप मतलब ऐसे क्या समझ रखा है हमको। कोई नहीं, गुड। चलिए, सो रिजिड बॉडी, ये कॉन्सेप्ट किसी को अगर दिक्कत है तो प्लीज बताना। कितना भी फोर्स तुम अप्लाई करो, बॉडी का शेप और साइज नहीं चेंज होने वाला। रिजिड बॉडी आज से so after knowing what is rigid body, now coming to the next point जो हमारा है, that is the types of motion for a rigid body. अच्छा, नॉर्मली तो कोई ऐसी बॉडी अपने पास है नहीं आइडियल के जो परफेक्टली रिजिड हो, लेकिन हम क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर अपनी स्टडीज को थोड़ा सा रिलेवेंट बनाने के लिए, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम कुछ बॉडीज को, कुछ सॉलिड बॉडीज को क्या करते हैं, रिजिड बॉडी के फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं, सो दैट हम उनकी स्टडी अच्छे ढंग से कर पाए। तो कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी तो नहीं है, लेकिन अपने क्या करेंगे, पूरी स्टडी के अंदर हमारी जो नॉर्मल एक सॉलिड बॉडी होगी उसको एक रिजिड बॉडी के फॉर्म में हम क्या करेंगे, कंसिडर करके चलेंगे। डाउट किसी को इतने पार्ट में? ओके, तो चलिए, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिजिड बॉडी, अब हम समझते हैं इसके मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो एक रिजिड बॉडी में 3 टाइप की मोशन पॉसिबल है। रिजिड बॉडी में 3 टाइप की मोशन पॉसिबल है। केविन हाँ बोल रहा है। यस केविन, कौन कौन सी 3 है बता दो। ट्रांसलेशनल, वेरी गुड, रोटेशनल और बहुत दोनों बढ़िया, combined। क्या बात है। दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, तब उसे कहा जाता है रोलिंग मोशन। ओके, सो 3 टाइप की मोशन बच्चे अपने पास पॉसिबल है एक रिजिड बॉडी के लिए। एक है ट्रांसलेशनल, एक है रोटेशनल और तीसरा क्या है, रोलिंग है। सो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ रखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो 3 में 4 में आपने इसी के बारे में बहुत डिटेल्स कलेक्ट करी हुई है। सो क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, या एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है। इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई बॉडी का हम जो पोजीशन है या जो उसकी लोकेशन है, उसके चेंज को स्टडी कर रहे होते हैं। लाइक अगर आपको मैं इसको एक्चुअल में पूरे टेक्निकल वर्ड्स में याद दिलाऊं, तो आपने एक रेफरेंस फ्रेम स्टडी किया था, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने स्टडी किया था। उसके रिस्पेक्ट में आप चीजों की पोजीशन को मेजर करने का काम करते थे। तो ये जो अपने पास है, जिसकी हम बात यहां पे कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। अगर हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या उसकी मोशन को किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कि ये यहां से कितना दूर जा रहा है, कितना नजदीक आ रहा है, इसके अबाउट इसकी मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब यार अगर कोई ऑब्जेक्ट लेट्स से लीनियर मोशन में है, लीनियर पाथ ट्रांसवर्स कर रहा है, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर पाथ वो बना रहा है, तो उस टाइम पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर ऑब्जेक्ट, हर जो पॉइंट है 1 2 3 4 5, ओके, ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे, हाँ या ना? एक रिजिड बॉडी है, ट्रांसलेशनल मोशन में है, और पूरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैंने तुमको बता दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हर पार्टिकल की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर ही रहने वाली है, राइट? अरे हाँ या ना? थम्स अप दे दो अगर ये चीज समझ रहे हो तो। पूरे ऑब्जेक्ट की ही वेलोसिटी हम 10 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, यानी कि हर एक पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी को हम 10 किलोमीटर पर आवर ही लेकर के चलेंगे। ओके, गुड, डन। सो ये थी कहानी अपने पास ट्रांसलेशनल मोशन की। अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन में पाथ कौन कौन सा बन सकता है? तो कोई भी इरेगुलर शेप, किसी भी तरीके का शेप ट्रांसलेशनल मोशन में
बन सकता है। जरूरी नहीं है कि ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर शेप ही बने पाथ का, लीनियर मोशन ही अकेली एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है। बट इस चैप्टर में हम कंसंट्रेट कर रहे होंगे इस मोशन के ऊपर और रोलिंग मोशन के ऊपर। तो खास हमारा जो टारगेट है इस चैप्टर के लिए, दैट इज द रोटेशनल पार्ट। और रोटेशनल पार्ट में बहुत सारे नए नए टर्म आपको इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं, जिसका कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको यहां बताने जा रहा हूं। सो प्लीज फोकस ऑन दिस। देखो, ये मान लो अपने पास एक कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है। ऐसी हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। सर ये क्या है? भाई एक बॉडी है यार, ऐसा अज्यूम कर लो, कुछ भी है, एक बॉडी है बस। और इस बॉडी को मैंने इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घुमा दिया है, रोटेट करवा दिया है। अच्छा, रोटेट करवाने का मतलब तो समझ रहे हो ना यार? देखो ये है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं ना, तो ये रोटेशन है। ये क्या है? रोटेशन है, ठीक है। तो अब इस रोटेशन में हम क्या कर रहे हैं, इसी बॉडी को, लेट्स से ये अपनी बॉडी, और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे मान लो ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक, ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब अगर आपको एग्जैक्टली इसको एज्यूम करना है, तो लेट मी गिव यू द प्रॉपर एग्जांपल फॉर दिस। ये कंडीशन है, इसको आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, इसको आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है, ये हो जाएगा ऐसे। भाई क्या हो रहा है स्टोरी में, समझ में आ रहा है ना ये बात? तो बॉडी तुम्हारी अभी ऐसे पड़ी है, अभी तुमको जो दिख रही है वो ऐसे दिख रही है, ठीक है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे रखा हुआ है, ये एक्सिस है वो, और इसके अबाउट मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। चलो, सो आई एम ट्राइंग टू मेक सम पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल्स मैं यहां से पिक कर रहा हूं। लेट्स से यहां पर एक पार्टिकल है, और इस एक्सिस से इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से r1। फिर एक पार्टिकल मैं यहां कंसिडर कर रहा हूं, जिसका इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है, दैट इज r2। ओके, नो, ये r1 है एंड दिस इज r2। दो हमने पार्टिकल यहां पर कंसिडर कर रखे हैं। अब सोचो, जब ये रोटेट होना चालू होगा, जब ये रोटेट होना चालू होगा, तो क्या ये पार्टिकल एक सर्कल बनाएगा? ऐसे ऐसे पार्टिकल जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, और एक सर्कल बना करके फिर से जहां से चला था वहीं पे क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। यानी कि दिस पार्टिकल इज गोइंग टू फॉर्म अ सर्कल whose center will lie on this particular axis। अरे भाई, बल्ले बड़ा गया। नहीं सर, नहीं 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 बाउंसर। अरे सुन भाई, सुन सुन सुन, कुछ नहीं कुछ नहीं। देख, कॉन्सेप्ट है यार, अगर यहां दिक्कत हो गई ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, एकदम कहीं भी डाउट लग जाए तुरंत हैंड रेज कर लेना, पूछ लेना। देखो, ये पार्टिकल तुम्हारा चलना चालू किया, चलो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, देखना ध्यान से। ये अपना वो पार्टिकल है, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया है। आई होप आपको ये पॉइंट नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। हाँ सर, सही बोल रहे हो, नहीं दिख रहा है। चलिए इधर ड्रॉ करते हैं, शायद हो सकता है दिखने लग जाए। सर अभी भी नहीं दिख रहा है। ठीक है यार, थोड़ा बहुत, लेकिन हल्का सा ऐसा डार्क स्पॉट जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको। अब देखो, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। अब मैंने इसको ऐसे रोटेट कराया, ठीक है। तो रोटेट करने पर इस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी अगर आप ड्रॉ करोगे, तो वो आपको कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, एक सर्कल जैसी दिखाई पड़ेगी। यार एग्री कर रहे हो इतनी बात से? पहले हाँ तो थम्स अप दे दो इस पे, क्योंकि ये जान है पूरे कॉन्सेप्ट की। अगर ये समझ में आया तो ठीक, नहीं तो टप्पा नहीं बढ़ने वाला चैप्टर। सर वापस करो ना यस प्लीज, थोड़ा नेट यस तनय, बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। देखो बच्चे, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने एक रिजिड बॉडी कंसिडर करी हुई है, ठीक है। और इस रिजिड बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट करवा रहा हूं। मैंने ये फोर्स अप्लाई किया और ये इधर से ऐसे रोटेट होना चालू हुआ। तो ये जो मेरा पार्टिकल है बच्चे, इसकी ट्रेजेक्टरी अगर मैं ड्रॉ करूंगा, तो क्या मुझे एक सर्कल मिलेगा? अरे क्वेश्चन पूछा यार, तो आंसर देना पड़ेगा दोस्त। यस सर। मतलब सर्कल बनाएगा ना ये पार्टिकल? हाँ यस यस सर। ओके ओके,
तो अगर मैं इसके सर्कल को बच्चे ड्रॉ करूं तो लेट्स से ये सर्कल कुछ ऐसा बनता है एंड इसका सेंटर यहां पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। सिमिलरली दूसरा वाला पार्टिकल अगर मैं देखूं तो दूसरे वाले पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो भी एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी और वो सर्कल मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। आई होप ये दोनों सर्कल क्या है आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. यस। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या जितने टाइम में मेरा ये वाला पार्टिकल एक राउंड पूरा करके यहां पहुंचा है, क्या उतने ही टाइम पे यहां वाला पार्टिकल भी पूरा एक चक्कर पूरा करके यहां पहुंचा होगा या देर लगी होगी उसको, या जल्दी आ गया होगा? सेम टाइम और डिफरेंट टाइम? अरे यार बॉडी घुमाओ, इसको घुमाओ, देखो पूरी की पूरी बॉडी क्या करती है, सेम टाइम पे उस पॉइंट पे पहुंच जाती है कि नहीं है? अब इसको तुम ये समझ के चलो कि मैं एक बॉल को, एक स्फीयर को घुमा रहा हूं तो ज्यादा क्लियर आइडिया आपको आएगा। मैं जब इसको रोटेट कर रहा हूं तो हो ये रहा है कि ऊपर वाले पार्टिकल, मिडल वाले पार्टिकल एंड यहाँ जो डाउन वाले पार्टिकल हैं, सारे के सारे पार्टिकल एक तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, देखो ऐसे सर्कल में मोशन कर रहे हैं, और दूसरा सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। अगर ये बात समझ में आई तो फिर से एक थम्स अप चाहिए। भाई ये जिन लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखे हैं प्लीज आप, क्योंकि आई एम नॉट गॉड तो मुझे पता नहीं चल पाएगा यार कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। कोई बात नहीं अविरत, आई कैन अंडरस्टैंड, होता है यार, एक दो दिन के लिए ऐसा दिक्कत आती है, बट गिव मी अ थम्स अप और सम सिंबल सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ तुमको पल्ले पड़ रहा है या नहीं। ठीक है, गुड। चलिए, सो लेट्स से इसको पूरा एक कंप्लीट साइकिल करने में कैपिटल टी जितना टाइम लगा है। अकॉर्डिंग टू योर बेसिक नॉलेज ऑफ सर्कल्स, क्या आप मेरे को बता सकते हो R1 रेडियस वाले सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, सरकमफेरेंस कितना होता है? एंड R2 के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 पाई R2 हो जाएगा। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड कितनी होगी, तो V1 विल बी इक्वल टू 2 पाई R1 डिवाइडेड बाय कैपिटल T, और V2 विल बी इक्वल टू 2 पाई R2 डिवाइडेड बाय कैपिटल T। यार यहां पे तुम क्लियरली देख सकते हो R1 इज ग्रेटर देन R2 है, R1 की वैल्यू R2 से बड़ी है, देखो ये रहा R1 एंड ये रहा छोटू सा R2। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड क्योंकि R1 इज ग्रेटर देन R2, सो क्या मैं बोल सकता हूं कि V1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन V2? सही है क्या? V1 की वैल्यू V2 से बड़ी होगी क्योंकि उसने ज्यादा डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया है और इसने कम डिस्टेंस टी टाइम में कवर किया है। तो जिसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया सेम टाइम में, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। या आप कैलकुलेट भी करके निकालोगे तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, यस। सो अगर मैं इसको जनरलाइज्ड वे में आपको बताऊं तो यहां मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एज्यूम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? और हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कैसी होगी, अलग अलग, है कि नहीं है? हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कैसी होगी, अलग अलग। भाई इस बात का टैटू करवा लेना तुम लोग कहीं पे कि रोटेशनल मोशन के अंदर ना, रोटेशनल मोशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल की क्या होती है, अलग अलग होती है। भाई सही बता रहा हूं, ये मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं तुमसे, बिल्कुल कोई मजाक के मूड में नहीं है आप। जितने पार्टिकल उतनी वेलोसिटी मिलेगी। अगर ध्वनित ने इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे को बता दिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेलोसिटीज मेरे को ढूंढ के देनी पड़ेगी, लीनियर वाली। हाँ, अब यार मान लो मैं हूं साइंटिस्ट, जो कि हूं नहीं लेकिन मान लो तुम लोग, ठीक है, एज्यूम कर लो मैं साइंटिस्ट हूं, ठीक है। तो मैं साइंटिस्ट हूं यार, ऐसा तुमने एज्यूम कर लिया, और उस कंडीशन में मैं एक रिजिड बॉडी को स्टडी करने बैठता हूं, ठीक है। मेरे पास 10 असिस्टेंट है, मैंने एक पार्टिकल स्टडी किया, मेरे 10 असिस्टेंट लोगों ने, उन्होंने भी एक एक पार्टिकल के बारे में स्टडी किया। कितने पार्टिकल हैं?
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। एक ही बॉडी को ऑब्जर्व करने में, उसको ही स्टडी करने के अंदर मेरे जैसे हजारों साइंटिस्ट की जिंदगी चली जाएगी, है कि नहीं है? अरे यार, ये हथौड़ा तो नहीं मार रहा हूं, हैमर तो नहीं कर रहा हूं तुम्हारे सिर पे, ये क्या बकवास किए जा रहा है ये आदमी है। चलो कोई नहीं, सुबह सुबह चाय नाश्ता नहीं मिला इसको तो हमारा सिर खाने आ गया है। ओके चलिए कोई नहीं। सो व्हाट आई वांट टू से, जितने पार्टिकल उतनी वेलोसिटी आपकी बनने वाली है, और वेलोसिटी अलग अलग हो रही है तो इनको स्टडी करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। और क्योंकि इसको स्टडी करना डिफिकल्ट है तो हमने लीनियर पैरामीटर्स के बजाय एक नए पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एंड दे आर नोन एज एंगुलर पैरामीटर्स। नाउ अब फिर से ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्या नई बला ले आए, क्या नई बात ले आए एंगुलर पैरामीटर नाम से, क्यों आस्था? सही बात है ना? ये जग रही है लड़की। हेलो आस्था। हेलो सर। ओ थैंक गॉड। मतलब तू खो गई थी क्या एकदम इतना? मैंने बुलाया पहली बार में, सुना ही नहीं इसने। चलो कोई नहीं। सो यहाँ पर बच्चे हमने डिफाइन किया एंगुलर पैरामीटर्स को। क्या होते हैं एंगुलर पैरामीटर्स और क्यों इनको इंट्रोड्यूस किया है? तो सुनना, ये पार्टिकल जब यहां से घूम करके फिर से इसी पॉइंट पे रिटर्न आता है तो उस टाइम पर उसने एक सर्कल फॉर्म कर लिया होता है। और एक सर्कल जब कंप्लीट रिवोल्यूशन बनता है तो आप जानते हो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री ऑफ एंगल, है कि नहीं है? तो सारे पार्टिकल्स तो सेम टाइम के ऊपर पूरा एक चक्कर लगा रहे थे, पूरा एक जो रोटेशन है उनका सेम टाइम में हो रहा था, और सारे पार्टिकल एंगल भी सेम फॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे वहां पे ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हुआ करती थी, वैसे यहां पर यानी कि रोटेशनल मोशन के अंदर हर पार्टिकल का एंगल जो स्वीप हो रहा है 1 टर्न के अंदर, एक पूरा रोटेशन के अंदर जितना एंगल स्वीप हो रहा है वो कैसा आ रहा है? इक्वल आ रहा है। और इसीलिए हमने इसको लीनियर पैरामीटर्स के बजाय एंगुलर पैरामीटर्स में बदला है। और आज से जो लीनियर वेलोसिटी आप बोलते थे, किसके केस में? ट्रांसलेशनल मोशन के केस में। रोटेशनल मोशन के केस में वैसी ही एक क्वांटिटी आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, बट वो होगा एक एंगुलर पैरामीटर नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या होगा? पहले पार्टिकल ने 360 डिग्री का एंगल फॉर्म किया टी टाइम में, दूसरे ने भी 360 डिग्री, तीसरे ने भी 360 डिग्री, चौथे ने भी 360 डिग्री, यानी जितने भी पार्टिकल है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करने वाले हैं। इन शॉर्ट, जितना एंगल हर एक पार्टिकल ने कवर किया है वो कांस्टेंट रहेगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर कौन सी वेलोसिटी सेम हुआ करती थी? लीनियर वेलोसिटी। यस। और यहां पर दैट इज रोटेशनल मोशन के अंदर ओमेगा सबका सेम होगा। ओमेगा क्या है? तो भाई ये ओमेगा से डरना नहीं, दिस ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अब तुम बोलोगे सर हमने तो 10th स्टैंडर्ड में ओमेगा को ऐसे बनाना देखा था। बिल्कुल भाई, एकदम सही बात है। ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है। जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए होता है, वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट्स में भी कैपिटल और स्मॉल वाला कल्चर है। ठीक है, तो ये भी ओमेगा है। दिस ओमेगा इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है क्या सबको एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट? दिक्कत? भाई थम्स अप दे दो। सर हम कोई भी ओमेगा लिख के चलेगा ना? सॉरी सर इफ वी राइट एनी ओमेगा, या फिर हमें ये नया वाला ही लिखना है? नो नो नो, ये ओमेगा आप नहीं यूज कर सकते हो, ये आप नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि इसको बुक कर दिया है, इसको बुक कर दिया है रेजिस्टेंस के यूनिट के फॉर्म में। तो अगर आप ये लिखोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे, सारा झोल हो जाएगा।
है ना, और ये झोल में तुम्हारे मार्क्स उड़ा देगा वो, तो वो अपन नहीं कर सकते। अपने को Yes. स्टैंडर्ड नोटेशंस में इसी तरीके से ओमेगा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। डब्ल्यू बनाओ यार, सिंपल ऐसे डब्ल्यू बनाओ, और इसकी ये जो हाथ है ना, इस तरफ वाला राइट वाला हैंड है, उसको घसीट दो, ऐसे खींच डालो, पूरा खींच लो ऐसे, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा तुम्हारा ओमेगा, ठीक है। So in rotational motion, angular velocity of every particle is same, but linear velocity is different. Note कर लेना इस बात को कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और एक जिसकी हम खास बात कर रहे हैं, दैट इज दिस एक्सिस। इस एक्सिस की भी हम खास बात कर रहे थे कि सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, एक एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहे थे, है ना। each and every particle was rotating about a fixed axis। जैसे यहाँ का कोई पार्टिकल लेते हो तो ये आ जाएगा, बीच का कोई पार्टिकल लेते हो तो उसके लिए हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और वो सर्कुलर मोशन एक एक्सिस के अबाउट है। दैट इज उनका सबका सेंटर एक एक्सिस पर ही लाई करता है, और ऐसी एक्सिस को हम आज से बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो ये जो है, देखो ये सर्कल तुमने बनाए हुए हैं हर पार्टिकल के लिए, हर पार्टिकल के लिए तुमने सर्कल बनाया हुआ है। तो एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस which is passing through an imaginary axis which passes through all the circles perpendicular to all the circles, सारे सर्कल के परपेंडिकुलर जा रही है, and centers of each and every circle lying on the same axis, that is known as axis of rotation। तो क्या खास बातें हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की, हर सर्कल के एक तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। लाइक ये रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेशनल मोशन लेट से हो रहा है, तो ये जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो ऐसी आएगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ऐसी चलेगी, ठीक है, इस तरीके से। Good. अब इसके एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, तो आपके सिर के ऊपर एक पंखा चल रहा है ध्वनित, है ना, तो अगर आप उसको ध्यान से देखते हो तो वो जो मोशन कर रहा है ना, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। उसके हर पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, और बिकॉज ईच एंड एवरी पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, और उनके सबके सेंटर जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। इस केस में एक पॉइंट आ रहा है, बट अगर कोई एक भरा हुआ वॉल्यूम होता, बिकॉज यहाँ तो एक थिन स्ट्रिप जैसी है, अगर एक भरा हुआ वॉल्यूम जैसा होता तब आप उसको रोटेट करते तो एक एक्सिस के ऊपर आ जाता वो सेंटर, और उसी को हम आज से क्या बोल देते, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन है। लास्ट आता है सिंपल अपने पास रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक आपके साइकिल का व्हील आप देखोगे तो वो लीनियर डिस्टेंस भी कवर कर रहा होता है, एक लाइन में भी चल रहा होता है, ऐसे मूव भी कर रहा होता है, और साथ में रोटेट भी हो रहा होता है, देखो ऐसे रोटेट भी हो रहा होता है, ठीक है। तो वो दोनों चीजें परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रोलिंग मोशन। ओके, डन। सो रोलिंग मोशन के और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, आपके पास एक कोई स्मूथ बॉल है और उसको आप किसी इंक्लाइन के ऊपर ले जाकर के ऐसे रख दो, और फिर उसको यहां से यूं छोड़ दो, देखो ये जो मोशन बनेगी ना, दिस मोशन विल नोन एज रोलिंग मोशन। इसे भी हम क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन बोलेंगे, ठीक है। सो तीन तरीके की मोशन की हमने बात कर ली। जेनिल बोल रहा है सर बस मैं थक गया, क्यों जेनिल, ऐसा कुछ है क्या, नो सर। पल्ले बड़ा कुछ, ओके ओके गुड, चलिए। So now after understanding the types of motion for a rigid body, अब हम रोटेशनल मोशन की डेप्थ में चलते हैं, और रोटेशनल मोशन में हम बेसिकली बात कर रहे होंगे दो खास कंडीशंस की। वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू स्पेशल कंडीशंस। वन इज अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, and the second is known as precession। प्रीसेशन, ध्यान रखना, प्रिसीजन और प्रिसेशन ये दोनों चीजें एकदम अलग हैं,
प्रोनाउंस करने में थोड़ी मिस्टेक होने की वजह से गड़बड़ हो जाता है मामला, तो प्रोनाउंस अच्छे से करना सीख लेना। दिस इज नोन एज प्रिसेशन, जिसकी अभी हम बात करने जा रहे हैं। सो द सेकेंड पार्ट, प्रिसेशन। तो देखो, दो तरीके की हम रोटेशनल मोशन की डिस्कशन करने वाले हैं। वन इज अबाउट फिक्स्ड एक्सिस और दूसरा है प्रिसेशन। अब ध्यान से समझना क्या होगा। देखो, सो अबाउट फिक्स्ड एक्सिस में ये जो मोशन मैं आपको बता रहा था, यहां पे ये मैंने इसको ऐसे रखा और इसको मैं ऐसे मूव कराता हूं, ऐसे मूव कराता हूं, ऐसे मूव कराता हूं, तो उस टाइम पे मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं बदल रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स्ड है। इसीलिए मैं उसको क्या बोलूंगा, मोशन किस टाइप की, रोटेशनल टाइप की, लेकिन अबाउट विच टाइप ऑफ एक्सिस, इट इज अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। लेकिन जब आप एक स्पिनिंग टॉप को ऑब्जर्व करते हो, तो टॉप जब घूमना चालू करता है, देखना कैसे घूमता है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, देखना, देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी लगातार क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी लगातार कंटिन्यूअसली क्या हो रही होती है, इधर उधर इधर उधर। लोअर पॉइंट तो यार फिक्स होता है, लोअर पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन अपर पॉइंट जो है ना, अपर वाली जो लाइन है, वो इधर उधर इधर उधर ऐसे 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 घूम रही होती है ना। यानी जो उसकी टिप होती है वो तो एक पॉइंट पे फिक्स हो जाती है, लेकिन जो अपना टॉप है वो ऐसे चलता है, यूं घूम रहा होता है, ओके, ऐसे घूम रहा होता है। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो रही होती है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है, लगातार उसकी पोजीशन बदलती जाती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रिसेशन। इसको हम प्रिसेशन नाम देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को? भाई दिक्कत किसी को अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क, और आ गया है तो एक थम्स अप दे दो। ओके, गुड, चलिए। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि ये जो ओवरव्यू देना था चैप्टर का वो हमने यहां पर समझ लिया है। नाउ वी आर बैक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और इसमें हम बात करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। सुनना कहानी को, सेंटर ऑफ मास। यार कभी आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या कि ये तुम्हारे कुछ दोस्त होते होंगे जो अजीब सा शेप की कोई बॉडी लेके आते होंगे और उसको ऐसे रखते हैं, अपन रखते हैं तो ऐसे गिर जाती है। देखो, इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये इधर लुढ़क गई, मैंने यहाँ रखा, इधर लुढ़क गई। पर यहाँ देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो, ये एयर में है, हो ऐसा नहीं सोचना कि मैंने इसको उस पे पेज पे टच करा के रखा हुआ है। देख लो, ये एयर में है कि नहीं है? देखो मैं ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, यानी बीच में स्पेस है। दैट मीन्स मैंने इसको बैलेंस कर दिया हुआ है। अब मैं इसको कैसे बैलेंस कर सकता हूं? अगर मेरे को पता चल जाए कि इस बॉडी का पूरा मास, इस बॉडी का पूरा मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है। केविन ध्यान देना बात पे, पूरी बॉडी का मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर मुझे वो पता चल जाए तो मैं वहां से इस बॉडी को इजीली ऊपर नीचे इधर उधर लेके जा सकता हूं। देखो मैं इसको बच्चे की तरह इधर उधर घुमा रहा हूं, ये गिर नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि मेरे को इसकी कमजोरी पता चल गई है, मेरे को इसकी दुखती नस पता चल गई है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो भाई सेंटर ऑफ मास इसका इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट पे तो देख लो मैं इसको इधर उधर जहां मर्जी उधर लेके जा रहा हूं, इसको कुछ होने दे रहा नहीं हूं। सो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट जहां पर बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सो सेंटर ऑफ मास is defined as the point where the total mass of the system is supposed to be concentrated। जहां पर आप ऐसा सोचते हो कि यार यहां पे इसका का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? सेंटर ऑफ मास। देखो इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैप वाला पार्ट है, कैप वाला पार्ट है वो छोटा है, लेकिन इस तरफ वाला पार्ट कैसा है? बड़ा है।
अब अगर मैं इसको कैप वाले पार्ट को यहां लगा देता हूं, कैप को इधर फिट कर दिया, अरे स्टेबल हो जाओ, यस नाउ इट्स स्टेबल। अब ऐसा लगेगा आपको कि दोनों इक्वल हो चुके हैं, दोनों इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, है कि नहीं है? तो ये डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास के बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मास उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए थोड़ा सा मैथ्स एंटर करते हैं हम अपने फिजिक्स के अंदर, और चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू, देखना ध्यान से। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, और हमने क्या किया है, हमने दो पार्टिकल्स एज्यूम कर रखे हैं, एक का मास है m1, यहां पर एक पार्टिकल है m1, और यहां पर दूसरा एक पार्टिकल है m2, ओके। और लेट्स से कि x एक्सिस से ऑन सम डिस्टेंस x, कुछ x डिस्टेंस के ऊपर मेरे को वो पॉइंट मिल जाता है जहां पे इस पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो दैट इज x, जिसको मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बोल रहा हूं, इसको मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बोल रहा हूं। लेकिन साथ में मैंने ये भी नोट किया कि मेरे m1 का जो डिस्टेंस है दैट इज x1, m1 का डिस्टेंस जो है वो कितना है, x1 है, और यहीं से m2 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x2 है। सो ये जब x हम डिफाइन करने जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एवरेजेस निकालने में एक एवरेज आता है वेटेड एवरेज का, सुना है क्या ऐसा कोई नाम, वेटेड एवरेज? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, जो मैथ्स के अंदर है, आप सारे के सारे मैथ्स में ही हो, तो पक्की बात है आपको पता चली जाएगा आते हुए कुछ लेक्चर्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, डोंट वरी। सो दैट x विल बी इक्वल टू m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. This is the formula for distance of center of mass from the origin. So मैं पॉइंट O से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है उसको x एज्यूम कर रहा हूं, जिसका फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर रखा हुआ है, दैट इज m1 x1 plus m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2। अब इसका फील लेने के लिए, अगर आपको इसका फील लेना है कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो सोचो जितना मास m1 का है उतना ही मास अगर m2 का हो, यानी m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m हो, तो अकॉर्डिंग टू यू इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे आना चाहिए, कहां आना चाहिए, सोच के बोलो ऐसा, अगर दोनों के मास इक्वल है तो दोनों के मिडल में। यस, दोनों के बीच में, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। तो चेक करके देखते हैं कि क्या ऐसा लेने पे हमको मिडिल पार्ट की वैल्यू कुछ ऐसा मिलता है क्या, एवरेज जैसा कुछ आता है क्या। सो लेट्स चेक इट आउट। देखो x इक्वल टू m1 इक्वल्स टू m था, सो mx1 प्लस m2 इक्वल्स टू भी m था, सो mx2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज m प्लस m। m हमने ऊपर से कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय m प्लस m क्या हो गया 2m, m से m कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x1 प्लस x2 बाय 2। देख लो आ गया ना मिडल, यस और नो, यानी ये फॉर्मूला अपना गलत नहीं है भाई, निकाल के रखा हुआ है, सही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब तुम बोलो अगर सर अभी भी मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को पता नहीं चला कि कैसे आपने इसको मिडल मान लिया, तो यार मान लो कि शुरू में ये पार्टिकल आपका जीरो पे है, शुरू में ये पार्टिकल आपका जीरो पे है, तो x1 आपका जीरो हो जाएगा, और x2 इक्वल्स टू कितना है, x है, तो उस टाइम पर ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स बाय 2। यार अब तो मानना पड़ेगा तुमको x बाय 2 आ चुका है कि नहीं, आ गया ना x बाय 2। अगर मैं शुरू में m1 को ओरिजिन पे मान लूं, ओरिजिन पे मान लूं, और m2 के डिस्टेंस को x जितना ले लूं, स्मॉल x जितना, ये कैपिटल x है, स्मॉल x जितना ले लूं, तो आप देखो यहाँ पे x बाय 2 आ रहा है, x बाय 2 का मतलब क्या है, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसका हाफ, आ गई इतनी वैल्यू। प्रॉब्लम किसी को? सो ये तो मैंने आपको सिर्फ दो पार्टिकल्स के लिए ये पूरी स्टोरी सुनाई। इफ यू हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो क्या मैं उसके लिए लिख सकता हूं x इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अप्स टू ऑन mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप्स टू ऑन mn। यार
अगर ये समझ में आया तो ये समझ में पक्का आएगा, और जिसको जिसको ये समझ में आ गया प्लीज एक थम्स अप दे दो। क्लियर है तो इतना पार्ट? धवल, तनय, कृष्णा, हृदय, विधान, कृष्णा, कैन यू हियर मी? ओके ओके गुड। चलिए, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर x, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर हमने इसको डिराइव कर रखा हुआ है। यार मैथ्स वाले हो, थोड़ा सा और इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं तो आई होप समझ तो पाओगे आप। देखना, m1x1 प्लस m2x2 प्लस mnxn तक के सारे पार्ट्स का एडिशन है। उस एडिशन को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, mi(xi), where I varies from 1 to n, and divided by हम क्या कर रहे हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3, टोटल जो m1 सबका m जो है उसको ऐड कर रहे हैं। तो दैट इज सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n mi, ये आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में इसके? अटकेगा क्या कोई इसमें? नो सर। ओके गुड। सो ये आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला है। When you are considering the whole body, जब आप पूरी बॉडी को कंसिडर कर रहे हो तो उस टाइम पर ये जो मास है ना जिसका आपने सिग्मा किया है n पार्टिकल्स तक का पूरा, वो आपको बॉडी का टोटल मास दे देता है। तो कई बार आप इसी फॉर्मूले को सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n mi(xi) डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ कैपिटल M क्या बता रहा होता है, अपना टोटल मास ऑफ द सिस्टम बता रहा होता है। प्रॉब्लम कोई? कैपिटल M इज सिग्मा mi, I इज इक्वल टू 1 to n, यानी टोटल स्मॉल स्मॉल जो पार्ट्स आपने ले रखे हो, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो ले रखे हैं, उन सभी पार्टिकल के मासेस का एडिशन, और वो आपको बता देगा पूरे सिस्टम का मास, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल M से। होप ये लाइन भी आपको समझ में आ गई है। गुड, बहुत बढ़िया। ओके, सो ये था अपने पास एक रिजिड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने का जो पूरा फॉर्मूला था, ठीक है। एक पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने यहाँ पर देखा। अब अगर बॉडी पूरी रिजिड है, ओके, और उस पूरी रिजिड बॉडी के लिए आप ये वैल्यू निकालना चाहते हो, तो उस टाइम पर पहले आपको बहुत ही छोटे से एलिमेंट के लिए, बहुत ही छोटे एलिमेंट के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो फाइंड आउट करने के बाद उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ओके। और वो इंटीग्रेशन जब आप करके लाओगे तब आपको मिलेगी फाइनल वैल्यू। तो देयर आर 3 एक्सिस, अगर मैं तीनों एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला लिख के चलूं, तीनों एक्सिस में 3D में ये वैल्यू अगर लेकर के चलूं, तो एक्स एक्सिस के लिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं बाय सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n mi(xi) डिवाइडेड बाय कैपिटल M। दूसरा मैं y इक्वल्स टू लिख सकता हूं सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n mi(yi) डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और ऐसे ही हम z के लिए लिख सकते हैं सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n mi(zi) डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ओके। तो ये इक्वेशन आपके पास बनती है। लेकिन जब एक रिजिड बॉडी की बात कर रहे होते हो, तो उस रिजिड बॉडी के लिए हम इसी पूरे फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में बदल जाता है। तब x अपना हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x dm, स्मॉल एलिमेंटल मास। dm इज द स्मॉल एलिमेंटल मास, एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, कैपिटल M आ जाता है। y इक्वल्स टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और z इक्वल्स टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ z dm डिवाइडेड बाय कैपिटल M। So if you are talking about rigid body, so apply these formulas, ऐसे formulas को apply करो। If you are talking about the particles, तो particles के लिए आप इन formula को use कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के अंदर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तब उसमें आपको 3 डिफरेंट पार्टिकल्स दिए गए होंगे, ओके। आई होप एडवांस में शायद ये चैप्टर चल गया होगा आपका।
हो गया है क्या? ओके, तो उसमें आपने जरूर इस टाइप का एक न्यूमेरिकल किया होगा जिसमें एक ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे 3 मासेस रखे हुए हैं, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि आप 3 पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट 3 पार्टिकल्स, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक दिस फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूले के थ्रू जाने के लिए कहा होगा, ठीक है, या शॉर्टकट कोई बता दिया होगा, सो डोंट वरी, हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, डोंट वरी, ठीक है, चिंता नहीं करो। ओके ओके, चलिए, सो नाउ अगर मैं इसी इक्वेशन को जो हमने प्रीवियसली नोट डाउन कर रखी है, दैट इज दिस, के x इक्वल्स टू ये इतना पूरा सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n mi xi डिवाइडेड बाय कैपिटल M, यहां से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी 3D पार्टिकल, एक ऐसे पार्टिकल की बात कर रहा हूं या एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जो 3D में है, तो उसके लिए मैं सेंटर ऑफ मास को मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड क्योंकि इसके साथ मुझे डायरेक्शन भी एसोसिएट करनी पड़ेगी, तो मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा R वेक्टर से, तो दिस इक्वेशन विल बिकम R वेक्टर इक्वल्स टू m1 r1, बिकॉज दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्शन भी आपको मेंशन करना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं बता देना है कि भाई लोकेशन कहाँ है, साथ में आपको बताना है कि जो डायरेक्शन है उसकी वो कहाँ पे होने वाली है। सो r इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस कहां तक जाएगा ये mn rn तक जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस mn तक, उसको मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कैपिटल M, ठीक है। नाउ what we are going to do is cross multiply this M over here. So MR that equals to M1 R1 plus M2 R2 ups to on MN RN. अब यार इससे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल के इसका डिफरेंशिएशन करूं, तो क्या ये M इज इट अ कांस्टेंट वैल्यू? क्या ये कांस्टेंट वैल्यू होती है? मास है यार किसी बॉडी का, चेंज होने वाला नहीं है, हम रिलेटिविटी पढ़ नहीं रहे। सो रिलेटिविटी अगर होता तो वहां हम बोलते कि भाई वेलोसिटी के साथ मास चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हम उसकी डिस्कशन करने नहीं वाले हैं, हम सिंपल जनरल ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, तो उस टाइम पर मास चेंज नहीं होने वाला है। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो कैन आई राइट इट एज डी बाय dt ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहां पर आ जाएगा mr दैट इक्वल्स टू, सामने भी हर एक टर्म का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d बाय dt ऑफ m1 r1 प्लस d बाय dt ऑफ m2 r2 प्लस d बाय dt ऑफ mn rn। अब जरा देखना, मास तो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर, so m is going to be outside the differentiation, this will be dr divided by dt, that equals to m1 outside the differentiation d by dt of r1 plus m2 outside the differentiation d by dt of r2 ups to on mn outside the differentiation d by dt of rn. Now just observe this formula very carefully. It is the rate of change of position. It is the rate of change of position which you call as velocity, जिसको आप velocity बोलते हो. So this line will eventually become m1 v1 plus m2 v2. यहां पर आ जाएगा mv that equals to m1 v1 plus m2 v2 because it is a vector quantity प्लस mn vn। प्रॉब्लम है क्या किसी को इसमें? नो सर। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को आप मोमेंटम बोलते हो, एंड बिकॉज वो मोमेंटम होता है तो हम mv को p लिख सकते हैं, मोमेंटम p विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर हो जाएगा p1 प्लस p2 प्लस pn तक आ जाएगा ये वैल्यू। ओके, सो द टोटल मोमेंटम, यहां पर जो आपने mv लिख रखा हुआ है, इट इज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास
P1 is the momentum of the first particle, P2 is second particle का momentum and Pn is the nth particle का momentum. चलो फिर से इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2. तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को तक्ष बताएगा. तक्ष, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का क्या आता है? सर एक्सेलरेशन. बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन आता है, एग्जैक्टली. सो क्या मैं डायरेक्टली इसको m इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ma इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2 अपस्टॉन mn an, लिख सकता हूं क्या ऐसा? देखो, यस सर. okay, thank you. चलिए, so because this is what we are having with our equation, तो m into a, ये न्यूटन साहब का एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. हर्ष मेरे को बता रहा है कि ये क्या कहलाएगा? सर फोर्स. फोर्स कहलाएगा. वेरी गुड. सो इसको हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 वेक्टर नोटेशंस में अप्स टू ऑन Fn, ये आ गया इनका सम, दैट इज इक्वल टू ma. ठीक है. सो द टोटल मास जो सिस्टम है, पूरा मास का जो पूरा आपका सिस्टम है, उन हर एक पार्टिकल्स पर जो एक्ट कर रहा है जितना फोर्स, उसका सम करोगे तो नेट फोर्स आपको उस पर मिलने वाला है, दैट इज m कैपिटल A. प्रॉब्लम किसी को? नाउ टॉकिंग अबाउट अ रिजिड बॉडी, अगर आप एक रिजिड बॉडी की बात कर रहे हो तो रिजिड बॉडी के केस में क्या होता है, जो भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं, हालांकि ये तो हर चीज के लिए होता है, जिसको भी हम आइडियल एज ए कंसिडर कर रहे होते हैं बॉडी को स्टडी के लिए, उसमें उसके इंटरनल फोर्सेस के सम को क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं. ठीक है. एक्शन एंड रिएक्शन की पूरी पेयर, इंटरनल सारे फोर्सेस का जो सम है वो हम कितना एज्यूम करके चलते हैं? 0 एज्यूम करके चलते हैं. प्रॉब्लम किसी को? Okay. So on this point, we will take a short break of 5 minutes and then we will start. तब तक आप लोग अगर पानी वानी पीने, नंबर अगर आपको याद है तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, अगर आपने किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, तब क्या उसके पाथ में कोई चेंज होगा? क्या उसके पाथ में कोई वेरिएशन आएगा? नहीं आएगा. ना पाथ में वेरिएशन आएगा, ना उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई वेरिएशन आएगा. यानी कि अगर वो सीधा चल रहा है तो सीधा चलता रहेगा, वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, अगर स्टॉप है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ ही रहेगा. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनल फोर्सेस में जनरेट हो जाती है पेयर एक्शन रिएक्शन की, और वो एक्शन रिएक्शन की पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं. सो नेट कोई फोर्स वहां पर नहीं एक्ट कर पाता है. तो लेट्स से अब अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सप्लोड हो रही है उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरेशन में. ऐसे लेट्स से कोई बॉम्ब है जिसको आपने फेंका है, ठीक है, और फेंकने के बाद वो क्या होता है? इस पॉइंट पे आकर के एक्सप्लोड हो जाता है. देखो एक्सप्लोजन कितना अच्छा हुआ है यहाँ पे, ये भयंकर सा एक एक्सप्लोजन हुआ है. ठीक है. अब क्या शुरू में इसके ऊपर ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही होगी? शुरू में इस पे ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी या नहीं? आंसर इज यस. हाँ जी सर, बिल्कुल एक्ट करेगी, और मैं भी एग्री करता हूँ इस बात पे. तो वो तो ऐसा है नहीं कि एक्सप्लोजन के पहले नहीं एक्ट करेगी, एक्सप्लोजन के बाद एक्ट करेगी, ऐसा तो है नहीं. वो तो एक्ट करना तुरंत चालू कर देगी. अब ग्रेविटी शुरू में भी एक्ट हो रही है और कंटिन्यूअसली वो एक्ट होते ही जा रही है. ये जब एक्सप्लोड होता है ना, तो ये एक्सप्लोड होता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से. इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये एक्सप्लोड होता है. तो बिकॉज इसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो जिस
ट्रेजेक्ट्री के ऊपर सेंटर ऑफ मास पहले चल रहा था, एक्सप्लोजन के बाद भी सेंटर ऑफ मास इन दोनों का उसी ट्रेजेक्ट्री को पकड़ के चलने वाला है। आ रही है बात समझ में? ओके, सो ये जो फ्रेगमेंट्स आए, उन फ्रेगमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। इन फ्रेगमेंट्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, इसी ट्रेजेक्ट्री को पकड़ के चलेगा, वो ट्रेजेक्ट्री चेंज होने देगा नहीं। यानी, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे जिससे इनका सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो जाए, उसका जो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज होनी चाहिए नहीं। सो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन में एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि internal forces change the direction of the motion of the body or its center of mass, so answer is big वाला no, ऐसा बड़ा वाला सा no नहीं हो सकता। internal forces बॉडी के मोशन या उसके सेंटर ऑफ मास की मोशन को चेंज नहीं करते हैं। कौन चेंज कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या ये बात समझ में आई है अपने को? इंटरनल फोर्सेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन जो भी होगा वो पूरा का पूरा किसका आएगा? एक्सटर्नल फोर्सेस का। दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग विद देयर सेंटर ऑफ मास। जो कुछ भी हो रहा होगा वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही हो रहा होगा। नाउ we are going to understand one very important rule that is known as vector product। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फटाफट इसको हम डिफाइन कर देते हैं। वेक्टर्स के प्रोडक्ट में आपने दो चीजें समझ रखी हैं। वन इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, एक को आप बोलते हो स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है? या इसी को जब आप देखते हो तो देखने पर दो वेक्टर्स के बीच में आप लगाते हो ए डॉट करके भी, इसीलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है? ऐसे ही एक और मल्टीप्लिकेशन का टाइप है दो वेक्टर्स का, विच इज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, कुछ इस तरीके से। अब अगर ध्यान से आप यहां देखो तो यहां आप एक सिंबल यूज कर रहे हो विच इज नोन एज क्रॉस, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इससे जो भी क्वांटिटी आपको मिलती है, जैसे यहां पर डॉट प्रोडक्ट से जो आपको क्वांटिटी मिलती थी, डॉट प्रोडक्ट से जो आपको क्वांटिटी मिलती थी वो हमेशा स्केलर हुआ करती थी। याद करो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या मिल जाता था? वर्क, और वर्क कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर थी। लेकिन यहां जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर नहीं होती, वो वेक्टर होती है। एंड बिकॉज दैट क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस मल्टीप्लिकेशन हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, इन दोनों की बात, दोनों का मतलब जो है, मीनिंग जो है इनका सेम है। और इसको हम रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी। और तीनों क्या है? वेक्टर है। बीच में क्रॉस लगा हुआ है तो इधर वेक्टर आएगा, डॉट लगा हुआ है तो वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है? बिकॉज डॉट प्रोडक्ट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? दैट इज स्केलर, और क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगी वो किस तरीके की होगी? वेक्टर होगी। तो यार उस वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? हाउ कैन वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द दैट वेक्टर के जो अपने को मिल रहा है? हर्ष, आप कुछ बोल रहे हो, बता दो। सर, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल। और ये राइट हैंड स्क्रू रूल मेरे को प्रांशु बताएगा। क्या है प्रांशु राइट हैंड स्क्रू रूल में? प्रांशु, प्रांशु, कैन यू हियर मी? What is right hand? Yes. सर उसमें हम जो फिंगर को कर्ल करेंगे वो दो वेक्टर की तरफ से करेंगे। कौन से वेक्टर की तरफ से?
अभी तो यार मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, राइट हैंड स्क्रू रूल की। सर उसका आइडिया नहीं मुझे। ओके, तो चलो हर्ष आप ही बता दो क्या होता है राइट हैंड स्क्रू रूल में। सर हमारा जो राइट हैंड होता है उसमें हम ए क्रॉस बी अगर करें तो वेक्टर ए की डायरेक्शन से वेक्टर बी की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो वेक्टर सी मिलेगा। पर यार ये तो राइट हैंड स्क्रू रूल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखो राइट हैंड स्क्रू रूल सेज दैट लेट्स से दिस इज योर वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर ए है, एंड दिस इज योर वेक्टर बी। ये हमने दो वेक्टर ले लिए हैं, दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी। आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो, यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या करोगे आप? तो उसके लिए आपको यहां पर इस पॉइंट पे अपने राइट हैंड के स्क्रू को रखना है, ठीक है? ये ऐसे रख दिया परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, ए को भी परपेंडिकुलर और बी को भी परपेंडिकुलर, ऐसे अपन ने रख दिया अपना राइट हैंड का स्क्रू। अब करना क्या है, ए क्रॉस बी अगर मुझे निकालना है तो मैं अपने राइट हैंड के स्क्रू को ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ घुमाऊंगा, ए से बी की तरफ घुमाऊंगा, ठीक है? अब अगर मैं इसको ए से बी की तरफ घुमाऊंगा तो मेरा स्क्रू ऊपर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ निकलने लगेगा। तो अगर मेरा स्क्रू बाहर की तरफ निकल रहा है तब मैं क्या बोलूंगा कि द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपका वेक्टर मिल रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, इन दोनों के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड आती हुई डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ऐसी, ये ऊपर वाली डायरेक्शन में, लेकिन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। ए को भी परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर, बी को भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन कमिंग आउटसाइड। अगर मैं उल्टा आपको बोलूं कि आप बी क्रॉस ए निकाल के बताओ, तो बी क्रॉस ए में, बी क्रॉस ए, अब आपको अपने स्क्रू को ऐसे घुमाना है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब आप अपने स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो यू विल फाइंड कि आपका स्क्रू अंदर की तरफ जाने लग जाता है, अंदर की तरफ जाने लग जाता है, एंड बिकॉज स्क्रू इज गोइंग इनवर्ड्स, तो अब आपका जो आंसर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए और बी वेक्टर को परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर जाने वाली डायरेक्शन में, ऐसे आएगा। आ रही है कहानी समझ में? अब इतना सारा कुछ नहीं करना हो तब जो रूल आपको लगाने के लिए बोला दैट वाज दी ये थंब रूल जिसको हम बोलते हैं, जिसको अभी हर्ष ने मुझे एक्सप्लेन किया था। सो करना क्या होता है अपने को, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है? तो थंब जो होगा दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर जो भी है, ठीक है? अब अगर आपने इन दोनों को ध्यान से नोट किया हो तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या थी? परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स, और बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन थी दैट वाज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स। यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है बट इनकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको ध्यान रखना है, याद हो तो आपको ए डॉट बी वॉज इक्वल टू बी डॉट ए। कौन सा रूल बोलते थे इसको हम, कौन सा लॉ बोलते थे? यार मैथ्स में ऐसा होता है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर लॉ फॉलो कर रहा है। कौन सा लॉ है ध्वनि? सर कम्यूटेटिव लॉ। यस, ओके। तो क्या ये फॉलो करेगा हमारा वेक्टर, जो ये जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, क्या ये इस लॉ को फॉलो कर पाएगा? आंसर इज नो, नहीं फॉलो कर सकता है, बिकॉज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो हो सकता है सेम हो, लेकिन डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन तो क्लियरली अपने को दिख गई है कि अपोजिट होती है एक दूसरे से।
तो क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो वी कैन नॉट से दैट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर इक्वल, सो दे आर नॉट इक्वल। होप ये बात आपको समझ में आई है? प्रॉब्लम किसी को? गुड। सो द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है, जबकि स्केलर प्रोडक्ट हमारा जो था वो कम्यूटेटिव था। ठीक है, ओके। So A cross B and B cross A are not equal. Similarly, अगर आप इसको थोड़ा और एलोबरेट करो और A cross B का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो दैट इज A cross B that equals to magnitude of vector A into magnitude of vector B sin theta into n cap। देखो ये जो बच्चे n कैप है ना, यही सारा मामला संभाल के रखता है। ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये डायरेक्शन को संभालने का काम करता है। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम इसी को भूल जाते हैं लगाना। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। ये जो n कैप है वो बता रहा है डायरेक्शन के बारे में, बिकॉज यहाँ पे तो आपने A का मैग्नीट्यूड ले रखा है, यहाँ पर B का मैग्नीट्यूड ले रखा है और यहाँ साइन थीटा है। ये जो n कैप है वो डायरेक्शन बता रहा होता है, एंड A क्रॉस B इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ डायरेक्शन बताने का काम कौन करता है? n कैप ये काम करता है। प्रॉब्लम किसी को? ओके गुड। नाउ डायरेक्शन अपने को मिल गई इसकी। अब इसको हम लेट्स से A वेक्टर इक्वल्स टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, एंड B वेक्टर इक्वल्स टू दिया है माइनस 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है A क्रॉस B की, तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहां पर I J K। अब तो मेरे को बताओ, क्या इसके बारे में तुमने पढ़ लिया है? क्या बोलते हैं इसको? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, वेरी गुड। तो ये जो डिटर्मिनेंट आप बना रहे हो, इसमें आपको करना क्या होता है, पहले आपने दो लाइनें खींच दी किनारे किनारे पर, I J और K लिख दिया। अब पहले वाले वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे नोट करना होता है विथ सिंबल्स। तो यहाँ देखो, I के साथ कौन है? 2 है, J के साथ कौन है? 3 है, K कैप के साथ कौन है? -4 है, तो -4 हमने नोट कर लिया। ऐसे ही सेकंड वाले वेक्टर के लिए भी नोट कर डालो। दिस इज गोइंग टू बी -1, 2 एंड 5। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? तो पहले हम आई कैप लिखते हैं और इन दोनों को ढक देते हैं ऐसे। सबसे टॉप वाली रो, ये जो इसके नीचे वाली कॉलम आ रही है वो कॉलम, और ये जो रो आ रही है इस रो को हम दोनों को ढक देते हैं, और बचे हुए में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड लगाते हैं। याद है वो इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम 10th स्टैंडर्ड के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पे ये यहाँ पे और दोनों को सब्सट्रैक्ट, तो वही यहाँ पर भी करना होता है। 5 into 3 that is 15, 2 into -4 that is -8, और इन दोनों को करना होता है सब्सट्रैक्ट। देख लो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन बीच में लगाया हुआ है, ये माइनस बता रहा है कि जो भी वैल्यू आएगी इनके प्रोडक्ट की उसको क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। और अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, यानी अगर आपने पहला प्लस लिया हुआ है तो दूसरा टर्म कैसा आएगा? माइनस आएगा। तो जे कैप आ गया माइनस में इन। अब देखो फिर क्या करोगे, ये आपकी जो रो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये जो आपकी कॉलम है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। बचा क्या? 5 into 2, 5 into 2 that is 10, -1 -4 +4 हो जाएगा। तो 10 माइनस प्लस का 4, ठीक है। और फिर इसके बाद के कैप, बिकॉज आई पॉजिटिव था जे नेगेटिव हुआ, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस अपने को लेना है, ठीक है। चलो अब ये इसके लिए इसको आप गायब कर दोगे, इस रो को इस कॉलम को आप गायब कर दोगे, बचा गया 2 into 2 that is 4 and 3 into -1 that is -3। तो 4 माइनस फॉर्मूले का
और प्रोडक्ट का माइनस वाला ये माइनस हमने रख दिया। सो फाइनली आपकी वैल्यू हो जाएगी 15 + 8 यानी 23 आई कैप माइनस 10 - 4 दैट इज 6 और यहां पर हो गया जे कैप और लास्ट आ जाएगा 4 + 3 दैट इज 7 के कैप। क्या आप लोगों में से किसी ने इसे सॉल्व किया था? किसी ने मेरे सॉल्व करने के पहले खत्म किया था क्या? क्या Yes, आया sir. आंसर? क्या आया था आंसर? 23i - 6 + 7k. गुड, सो दैट इज द राइट आंसर। अब यहां पर भी देख लो, जैसे आपने यहां पर आई कैप, जे कैप और के कैप यानी वेक्टोरियल फॉर्म में इनको सबको लिखा हुआ था, आपका आंसर भी यहाँ उसी फॉर्मेट के अंदर चलता है, वेक्टर फॉर्म में ही चलता है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब सिंपल अगर सोचो, मैंने यहां पर बोल दिया होता कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा = 30 डिग्री है, तब इतनी प्रॉब्लम करने की जरूरत होती क्या? तब इतनी कहानी करने की जरूरत थी क्या? आंसर इज नो, कोई जरूरत नहीं थी। इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझसे पूछा गया होता तो मैं सिंपली क्या कर देता, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दैट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एन कैप। और एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और क्योंकि आप इधर मैग्नीट्यूड ले चुके हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाता? 1 आ जाता, तो इसे लिखने की अब जरूरत रह जाती नहीं, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता। ठीक है, सो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होंगे। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स हिंट दे रहा हूं, उनको आपको सॉल्व करके रखना है बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम इज होमवर्क शीट 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 of homework sheet 7.2. Question is very, very simple. You just have to find out the scalar and vector products between two vectors. So दो vectors आपको दिए हुए होंगे, उन दोनों vectors के बीच में scalar और vector product find out करना है। Scalar तो एकदम साव पपलू है, एकदम सिंपल है, कोई सो स्टोरी ओवरऑल अपने पास ये आने वाली है कि जो कुछ भी आप फाइंड आउट कर रहे हो उसमें यहां क्रॉस प्रोडक्ट निकालते टाइम केयर बहुत करना है यार। अगर रो और कॉलम में कहीं पर भी तुमने मिस्टेक करी ना तो फिर पूरे आंसर में वेरिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत सावधानी से एकदम एकदम ध्यान से पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। होते बहुत सिंपल है, नॉर्मली बोर्ड्स में पूछे भी नहीं जाते, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कहीं पर इसकी जरूरत पड़ गई और सिंपली पूछ लिया तो यार ऐसा ना हो कि हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी इसलिए प्रॉब्लम में फंस गए। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो आप कर सकते हो, सिमिलरली अगर आपसे पूछा गया है फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। अब देखो ये क्वेश्चन का पैटर्न समझना क्या है। दो वेक्टर आपको दे रखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दो वेक्टर दे रखे हुए हैं, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये दिया हुआ है आपको, आपसे पूछा हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो सी वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी करने पर, whatever vector C I am getting by cross multiplication of A and B, that will be perpendicular to A and B? Yes or no? Yes or no? Is it the property of vector product? क्या ये वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है? तो सिंपली करना क्या है कि A क्रॉस B आपको निकालना है। किस मेथड से? तो वेरी सिंपल, पीछे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इस तरीके से निकालना है। तो कुछ इस टाइप का आपको वेक्टर मिलेगा। अब इसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। यार ये क्या भला है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, उसके अंदर आप क्या कर रहे होगे, पहले तो ये ए क्रॉस बी निकाल लोगे, ये इस तरीके का कुछ आंसर आएगा आपका। फिर यूनिट वेक्टर के झमेले में पढ़ने के लिए सिर्फ वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर देना है, नथिंग एल्स। प्रॉब्लम किसी को?
अरे हाँ या ना, अटक जाएगा भाई, कोई अटकेगा क्या इसमें? सम्यक, सम्यक शेठ, सर। यस ही इज देयर। सम्यक, दिक्कत तो नहीं कोई? नो सर। ओके ओके गुड। कृष्णा, समझ में आई बात बच्चे? Yes, sir. ओके गुड, डन। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल नंबर 11 जिसकी हिंट मैंने आपको दे दी। सिमिलरली इफ यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको बोला हुआ है डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। पहला वेक्टर आपको दिया हुआ है a इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, एंड सेकेंड वेक्टर लेट्स से b वेक्टर है वो, दैट इज गिवन बाय 2i कैप माइनस 2j कैप एंड सॉरी यस प्लस 4k कैप। ये आपको दे रखा हुआ है। तो a और b के बीच का साइन वाला एंगल निकालना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, a क्रॉस b का अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्रॉस b, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड जैसे हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू साइन थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो और a और b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके साइन थीटा को सब्जेक्ट बना लो, आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म्ड बाय, दो वेक्टर्स के हमें नोटेशंस दे रखे हैं। तो यार क्या ऐसा कोई पार्ट आपने पढ़ा हुआ है जिसमें दो एडजेसेंट साइड अगर पैरेललोग्राम की आपको दे रखी हो तो उसका एरिया निकालना? कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आपने किया एडवांस में? नहीं, Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे, अभी उसको हम नहीं कर रहे, ठीक है। सो होमवर्क शीट 7.2 के मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स सेम पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। प्लीज आप अपनी तरफ से उनको एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और जो नहीं आएंगे, आई एम देयर टू हेल्प यू, देयर इज नो वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। ओके, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, अच्छा छोटी छोटी बातें और जो इसमें अपने को इंपॉर्टेंट है, जो समझना जरूरी है क्रॉस प्रोडक्ट में। जैसे आपको याद हो आई कैप डॉट आई कैप क्या होता था, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कितना आता था? 1. आंसर वाज द 1, यस करेक्ट। ऐसे ही आई कैप क्रॉस आई कैप 1 नहीं होता है, आई कैप क्रॉस आई कैप 1 नहीं होता है। रीजन बिहाइंड इट, आई कैप क्रॉस आई कैप को अगर आप फॉर्मुलाइज करोगे मैग्नीट्यूड वाइज, यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू साइन थीटा। बट बिकॉज बोथ आर आई कैप, दोनों आई कैप हैं, तो दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे, और दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन 0। एंड द आयरनी इज कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इवेंचुअली आपकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो आई कैप क्रॉस आई कैप का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या रहेगा, 0। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप का भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 0। के कैप क्रॉस के कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई कैप क्रॉस जे कैप, ध्यान से सुनना बात को, देखो ये है आपकी y एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं I क्रॉस J कर रहा हूं, यानी I से J की तरफ अपना स्क्रू घुमा रहा हूं, I से J। तो वो स्क्रू किस तरफ को आएगा, ऐसे इस तरीके से घुमाऊं, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस अपवर्ड डायरेक्शन में आप क्या बोलते हो इसको, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन के लिए के कैप से शो करते हैं। सो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के। सिमिलरली
जे क्रॉस के, यानी कि जे और ये आ गया अपना के, जे क्रॉस के ऐसे इस तरीके से देख लो, इस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है. सो बिकॉज इट इज गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो आई विल राइट इट एज आई कैप. तो आई क्रॉस जे आया के, जे क्रॉस के आया आई. तो एक चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि के कैप क्रॉस, बोलो सही है क्या? लेकिन Yes, अगर sir. मैं इनके ऑर्डर को पलट दूं, अगर मैं इनके ऑर्डर को पलट दूं तो क्या होगा? सो होगा ये कि अगर मैं जे क्रॉस आई लिख रहा हूं तो उस टाइम पर मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन डायरेक्शन भी पलट जाने वाली है, ये भी पक्की बात. और डायरेक्शन अगर पलटी तो के कैप की जगह पर क्या हो जाएगी? माइनस के कैप हो जाएगी. देखो कैसे, ये रहा, ये रहा जे कैप, ये रहा आई कैप. आई से जे अपना स्क्रू लेके जाना है, आई से जे अपना स्क्रू लेके जाना है, ऐसे घुमाओगे अंदर की तरफ चला जाएगा भाई, स्क्रू अंदर की तरफ चला जाएगा. और जेड एक्सिस के लिए ऊपर की तरफ हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव. डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं? नेगेटिव. तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ के कैप आ जाएगा. तो ऐसे इसका भी ऑर्डर बदल दूंगा तो माइनस आई कैप, इसका ऑर्डर बदल दूंगा तो माइनस जे कैप हो जाएगा. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. भाई थम्स अप दे दो अगर सबको समझ में आ गया है तो. ये okay, good. So now first is what is angular displacement? Angular displacement कहते किसे हैं? तो ध्यान से देखना. First definition is angular displacement. यार बहुत बार इस टर्म का यूज होने वाला है, एक बार नहीं बहुत बार यूज होने वाला है इस पूरे चैप्टर में. तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वही के फॉर्मूला रट लिया है और उसके बाद हम सॉल्व करने बैठ गए, इस तरीके की कहानी हो जाएगी. तो सुनो बात को. जब शुरू में मैंने आपको रोटेशनल मोशन के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि रोटेशनल मोशन के अंदर हर एक पार्टिकल जो होता है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है. सही है क्या? और सर्कुलर मोशन में उसकी कुछ रेडियस नाम का एक टर्म मैंने आपको डिफाइन कर रखा हुआ था, रेडियस R1 और R2, याद करो शुरू में, है ना? तो उसमें ये जो अपने पास R1 है ना, ये इतना डिस्टेंस जो R था जिसको आपने रेडियस बोला हुआ था, ये रेडियस वेक्टर कितना एंगल स्वीप करता है गिवन टाइम इंटरवल के अंदर. आई रिपीट, तुमने एक रोटेट करते हुई बॉडी को ऑब्जर्व करना चालू किया, ठीक है? मैंने तुमको बोला कि बच्चे 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड में इस बॉडी ने कितना एंगल बनाया है वो तुम मेरे को बता दो. तो ये थी उसकी सर्कुलर मोशन, ये उसकी सर्कुलर मोशन का हमने सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बनाया हुआ है, ठीक है? ये उस सर्कल का सेंटर है. और इस सर्कल के सेंटर में जब मैंने आपको बोला कि आप मुझे 2 सेकंड के बाद कितना एंगल फॉर्म हुआ वो बताओगे, तब ये जो रेडियस वेक्टर था लेट्स से यहां पर ड्रॉन था अपना, ठीक है? रेडियस वेक्टर इज वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द पार्टिकल. जिस पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो ये आपका रेडियस वेक्टर है. और लेट्स से 2 सेकंड के अंदर ये जो वेक्टर है ये यहां से घूम करके यहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया यहां. तो कितना एंगल स्वीप हुआ है, कितना एंगल यहां पे कवर हुआ है? 90 डिग्री हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हाँ है ना? Yes, sir. यस, करेक्ट. सो क्योंकि 90 डिग्री का एंगल इस रेडियस वेक्टर ने गिवन टाइम इंटरवल में स्वीप किया है, सो आई विल से दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
तो आज से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। वो होगा पहला तो रेडियस वेक्टर। ये एंगल स्वीप कौन कर रहा है? तो एंगल स्वीप कर रहा है रेडियस वेक्टर। ओके, और ये कभी भी एंगल स्वीप कर रहा है नहीं, गिवन टाइम इंटरवल में, गिवन टाइम इंटरवल। सो गिवन टाइम इंटरवल के अंदर रेडियस वेक्टर कितना एंगल स्वीप कर रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। सो इन सर्कुलर मोशन, this is what we call as angular displacement. So let me compile the words and give you the final definition of angular displacement. It is the angle swept out by, it is the angle swept out by radius vector. It is the angle swept out by radius vector in a circular motion in a given time interval. Okay, what is angular displacement? It is the angle swept out by radius vector in circular motion in a given time interval. ठीक है, सो तीन चीजें, और इन्हीं तीन चीजों को कंपाइल करके आपने बना दी पूरी डेफिनेशन। इट इज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय, इट इज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय रेडियस वेक्टर इन अ सर्कुलर मोशन इन गिवन टाइम इंटरवल। ओके, इसी को हमने बता रखा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। यार क्या ये एंगल ही मेजर कर रहा होता है? क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम एंगल को ही मेजर कर रहे होते हैं, हाँ या ना? और क्या एंगल को मेजर करने का एसआई यूनिट रेडियन होता है? सो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट रेडियन होगा? सो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट बाय थीटा, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वांटिटी को मेजरेबल बनाने के लिए आपको चाहिए होता है उसका यूनिट, तो यूनिट इसका है रेडियन, और उसको लिखने के लिए चाहिए होता है उसका सिंबल, तो सिंबल फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा एंड एसआई यूनिट इज रेडियन। अब थोड़ा सा आपको ऐसा हुआ होगा कि सर ये एंगल क्या होता है? बिकॉज हम जब एंगल की बात कर रहे होते हैं तब हमें ये पता होता है दो लाइंस के बीच का ये जो ऐसा ऐसा एंगल, इस तरीके से हम बोल देते हैं, ठीक है। एंगल को मेरे को डिफाइन कर सकता है क्या? एंगल बोलती किसे है? एनीवन, कोई भी? इट इज द रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस। जितना आर्क है और जितनी रेडियस है उसका रेशियो हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है। सो अगर यहां पर मैं थीटा इक्वल्स टू लिखूं, सो दिस विल बी द आर्क, ये आपका आर्क हो जाएगा एंड ये आपकी रेडियस हो जाएगी। लेट्स से इस आर्क को हमने रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है एस से, एंड जो रेडियस है उसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है आर से। सो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर बाय एस बाय आर, एस बाय आर। So this is the formula of angular displacement. Now talking about angular velocity, ये हमारे पास हो गया angular displacement। अब हम बात करने जा रहे हैं angular velocity की। So what is angular velocity? तो linear velocity क्या होती थी केविन? Sir, it was ratio of displacement with respect to time. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जिसको हम बोला करते थे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। इस तरीके से हमने कुछ डिफाइन कर रखा था। अगर मैं आपसे बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की, किसकी बात करूं? एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, rate of change of angular displacement। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की जो रेट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सिंपली मैं आपको बताऊं तो 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर हुआ उसी को आप क्या बोलते हो, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? बट यूनिट जो आपका होगा वो हो जाएगा, एंगल को आप मेजर करोगे रेडियन में, टाइम को आप मेजर करोगे सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड दैट विल बी यूनिट फॉर एंगुलर वेलोसिटी. So if I am representing angular velocity by omega, so it will be equal to delta theta divided by delta t. If I am talking about the average value, अगर मैं average value की बात कर रहा हूँ, so average value of angular velocity is equal to delta theta by delta t. What is delta theta? It is the angular displacement. कितना angular displacement किया है? What is delta t? It is the time interval. So इनका जो रेशियो आएगा, that ratio is angular velocity. थीटा का जो SI यूनिट था वो रेडियन था, टाइम का SI यूनिट सेकंड था, तो रेडियन पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. प्रॉब्लम किसी को? अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप निकाल पाओ तो मजा आए. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? रेडियन का क्या डायमेंशंस होते हैं, रेडियन के क्या डायमेंशंस होते हैं? तो पीछे मैंने आपको बताया था कि थीटा वाज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग सिमिलर डायमेंशंस. थीटा दो ऐसी क्वांटिटीज का रेशियो था जिनके सेम डायमेंशंस होते हैं. डिस्प्लेसमेंट, ये जो एस है आर्क लेंथ है, और ये जो आर है वो रेडियस है, दोनों मीटर मीटर हैं, तो इनके डायमेंशंस क्या हो जाते हैं, कैंसल. सो थीटा का यूनिट भले ही रेडियन है, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. तो रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं, लेकिन पर सेकंड का डायमेंशन बनेगा, एंड दैट इज एम नॉट एल नॉट टी माइनस 1. इस तरीके का आपका ओमेगा का, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. इसकी डायरेक्शन की बात हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर करने वाले हैं, सो डोंट वरी, उसकी बात हम वहां करेंगे. तीसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन. तो इफ यू रिमेंबर, तो एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया हुआ था एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के चेंज होने के रेट से डिफाइन किया हुआ था. तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. अगर एंगुलर वेलोसिटी में हुआ चेंज डेल्टा ओमेगा जितना है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी जितना है, तो उस टाइम पर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को डिफाइन कर सकता हूं डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी से. ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और ये बाय 1 हो जाएगा. सो फाइनली आपकी जो वैल्यू आएगी वो जाएगी यूनिट में रेडियन बाय सेकंड का स्क्वायर. डायमेंशंस अगर हम यहाँ पर लिखें तो दैट विल बी एम नॉट एल नॉट टी माइनस 2. ठीक है, ये रेडियन के तो कोई डायमेंशंस होने से रहे, वो तो डायमेंशन लेस है. सो दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तीनों चीजों में किसी को भी कोई भी दिक्कत, परेशानी या समस्या? Unmute and ask if you have any doubts. Okay. So on this note, I would like to end the session over here. यहाँ पर हम अपना सेशन खत्म करते हैं, and